मेरे हाथ आटे से सने थे। डोरबेल बार बार बज रही थी। मैंने मेरी बड़ी बेटी ज्योति को आवाज लगाई और दरवाजे पर देखने के लिए कहा। वो अपने म्यूजिक में मस्त थी और उसे म्यूजिक सुनते समय कोई भी बोले तो बहुत बुरा लगता है। खैर, मेरी आवाज से वो चली गई, लेकिन उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई, मम्मी, कोई आदमी आया है, आपको ही पूछ रहा है, आप ही देख लो। मैं आटे में सने हाथों से ही दरवाजे के पास चली गई। दरवाजे के पार झक सफेद बाल, थोड़ी सी दाढ़ी और अच्छा प्रेस किया सफेद कुर्ता पहने एक आदमी को देख मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। ये कैसे संभव है? बाबूजी और मेरे घर, एकदम असंभव। पिछले 22 बरस से उन्होंने मेरी शक्ल तक नहीं देखी थी। ये तो बिल्कुल असंभव है। मैंने अपनी आंखें एक बार मली और देखा बाबूजी सामने ही खड़े हैं। ठीक 22 बरस पहले एक ही बात बोली थी कि बस अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो मैं जीते जी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और सचमुच हुआ भी यही था। पूरे 22 बरस गुजर गए थे एक दूसरे को देखे। मैं सबसे छोटी थी, बाबूजी की सबसे लाडली बेटी भी थी। दीदी और भैया इस बात को लेकर मेरे से हमेशा नाराज होते थे कि बाबूजी केवल मेरी ही सुनते हैं और हम तीनों में लड़ाई हो जाती थी। मैं बाबूजी से शिकायत लगाती तो उन दोनों की पिटाई हो जाती। तब बाबूजी कोई 38 बरस के थे, अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन इतनी जल्दी बुढ़ापा दिखेगा विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बाबूजी जो एकदम फिट थे, पूरे मोहल्ले में जिनकी फिटनेस की चर्चा थी, और आंटी लोग भी मजाक में ही सही बाबूजी की तरफ खूब ताका झाकी करती थी। और तभी अचानक एक स्वर ने मुझे चौंका दिया, रीमा बेटा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? इतनी नाराज हो मुझसे? मैं एकदम सकपका गई। जल्दी से दरवाजा खोला और मैं आटे से सने हाथों से ही बाबूजी से लिपटकर खूब रोई। बाबूजी ने मुझे पुचकारा और दुलारा। मेरी बेटी ने पूछा, मम्मी कौन है ये? मैंने कहा, बेटा नानू है, प्रणाम करो इनको। वो टपाक से बोली, नहीं, मैं नानू को प्रणाम नहीं कर सकती। नानू की लड़ाई आपसे और पापा से थी, हम दोनों बहनों से तो न थी। फिर आज तक नानू ने हमको याद क्यों नहीं किया? हमारा भी मन होता था नानू के घर जाने का। कितनी बार इस बात पर मैंने आपसे मार खाई है कि मुझे नानू के घर जाना है। मैं हर बार कहती और आप हर बार मुझे मारती। क्यों नानू, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? इतना बोल वो पीछे मुड़ी तो बाबूजी डबडबाई आंखों से और भर्राए गले से बोले, सॉरी बेटा, मैं ही गलत था। और उसके सामने नीचे बैठे अपने कान पकड़ कर बोले, अब माफ कर दो मेरी गुड़िया रानी। और फिर वो नानू के गले लग गई। दोनों बड़ी देर तक इसी तरह रहे। मेरे बोलने पर ज्योति नानू के लिए पानी लाई। ज्योति पूरे 20 बरस की हो चुकी थी और उसके बाद हेमा 18 बरस की। ज्योति और नानू की बातें सुनकर हेमा भी अपने कमरे से बाहर आई। ज्योति ने बताया कि हमारे नानू आज पहली बार हमारे घर आए हैं, तो हेमा बहुत खुश थी। वो तीनों बातें करने में मशगूल हो गए और इधर मैं अपने ही ख्यालों में गुम थी। 22 बरस पहले जब मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे तो केवल राकेश से ही शादी करनी है, तो बाबूजी ने साफ मना कर दिया था कि वो हमारी जात बिरादरी का नहीं है, सो ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैं जिद पर अड़ गई थी और बात यहां तक पहुंच गई कि मुझे कह दिया गया, बाबूजी और राकेश में से किसी एक को चुन लो। मैंने राकेश को चुना तो बाबूजी ने उसी समय कहा था, मैं अपने जीते जी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। बहुत कठोर निर्णय था उनका और सचमुच पूरे 22 बरस तक उन्होंने अपने निर्णय को ही जिया है। लेकिन आज अचानक इस तरह से बाबूजी का आना
समझ के बाहर था। तभी अचानक ही एक बार फिर से बाबूजी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खाना बना रही है ना? अपने बाबूजी को आलू का पराठा नहीं खिलाएगी? तेरे को पता है ना, मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है। मेरे आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आटे से सने हाथ अब सूख चुके थे और परात में आटा भी थोड़ा सा पपड़ी दे गया था। मैंने अपने आप को संभाला, आटा गूंद लिया, आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए। बाबूजी, ज्योति और हेमा तीनों आपस में ही खेल रहे थे। मैंने मौका देखकर राकेश को फोन कर दिया, लेकिन वो नहीं आ सकते थे। कोई बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी, सो वो नहीं आए। ज्योति मेरे पास आकर बोली, नानू को आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, तो मैं बनाऊं? आप बात करो नानू से। मैं बाबूजी के पास गई, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाई। बस गर्दन झुकाकर उनके पास बैठ गई। बाबूजी भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस मेरे सर पर हाथ फेरे जा रहे थे। तभी ज्योति खाना लेकर आ गई। अच्छा, तो मेरी गुड़िया रानी इतनी बड़ी हो गई है कि अब नानू को खाना बनाकर खिलाएगी। लाओ, आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा। वो जिद करती गई और बाबूजी को 4 पराठे रख दिए। तब बाबूजी ने कहा, बेटा तुम भी खा लो। आज बाबूजी ने अपने हाथ से पहला निवाला मुझे खिलाया। आज फिर से सचमुच बिल्कुल छोटी सी रीमा बन गई थी। बचपन से भी मैं इसी तरह से खाती थी। बरसों बाद आज बाबूजी के हाथों से निवाला खाकर ऐसा लगा मैंने फिर से नया जन्म लिया है। खाना खाकर बाबूजी ने चलने की बात कही। तब जाकर मैं बोल पाई, नहीं बाबूजी, अभी तक बातें तो की ही नहीं, अभी आप कैसे जा सकते हो? बाबूजी ने कहा, इधर तेरे पड़ोस में ही मेरे बचपन का दोस्त गिरधारी भी रहता है, उसके यहां भी जाना है। मैं बोली, वो सब ठीक है, लेकिन अभी हम बातें करेंगे। और सच में हम लोगों ने जी भर के बातें की। मम्मी का हाल जाना, वो भी पापा से। वैसे मम्मी से तो मेरी बातचीत हर तीसरे चौथे दिन हो ही जाती थी, लेकिन पापा के मुंह से मम्मी की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे आज पता लगा कि पिता चाहे कितना भी नाराज हो जाए या कुछ भी हो, पिता केवल पिता होता है, जो एक नारियल की तरह बाहर से बहुत ही सख्त दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत ही नरम, सरल और सहज होते हैं। घर चलाने के लिए उनको कितनी सख्त आवरण ओढ़ने पड़ते हैं, ये मैंने आज जाना जब अपने बाबूजी को अपने ही सामने पिघलते देखा। बाबूजी अब और नहीं रुके, बस उन्होंने अपने जेब से एक एक लिफाफा निकाला और चुपचाप ज्योति के हाथ में थमा दिया। ये तेरे नानू की ओर से है। बाबूजी अब चले गए थे। मैं अब भी उन्हीं के ख्यालों में खोई सी थी। तभी हेमा ने कहा, मम्मा देखो, नानू ने दोनों के लिए 15-15 लाख के चेक दिए हैं। मैं आवाक रह गई थी। एक छोटी सी पर्ची भी थी साथ में, जिसमें लिखा था, बेटा तेरी शादी के लिए रखे थे पैसे, इतने बरसों में ब्याज लग लग कर पूरे 30 लाख हो गए हैं। अब तू इन दोनों की शादी में इनको जरूर लगाना। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं अवाक सी सड़क की तरफ दौड़ी। बाबूजी जा चुके थे। रात में दीदी का फोन आया था। वैसे भी दीदी का फोन लगभग रोजाना ही आ जाता है। वो कह रही थी, रीमा आज पता नहीं बाबूजी को क्या सूझा है, मेरे घर अचानक ही आ गए और अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। कभी भी खाना नहीं खाया था मेरे यहाँ, लेकिन आज कहकर खाना बनवाया और खाना खा कर गए। मैंने भी दिन की पूरी घटना हूबहू बता दी। दीदी को किस तरह घर आए और मुझसे कहकर ही आलू के पराठे बनवाए। पराठे भी ज्योति ने बनाए थे और जाते जाते दोनों लड़कियों के लिए चेक देकर गए तो दीदी को विश्वास नहीं हुआ। अचानक ही दीदी बोली, रीमा रुक, कुछ गड़बड़ है। मैंने फोन रखा ही था कि मम्मी का फोन आया। वो जोर जोर से रो रही थी। बस इतना ही कहा, तेरे बाबूजी चले गए। मैं अवाक से शून्य में घूरती हुई खड़ी रही।
मोबाइल हाथ में पकड़े पूरे 22 बरस के बाद आज पहली बार बाबूजी आए, और वो भी मैं आज उस घर में जा रही थी जिसमें अब बाबूजी नहीं थे। उनके जीते जी तो मैं नहीं जा पाई। बाबूजी आज सामने नहीं होंगे, लेकिन जाने से पहले मेरे घर आकर आलू के पराठे खाना, 2-3 मित्रों से मिलकर दीदी के घर जाकर भी खाना खाना, ये सब क्या था? क्या बाबूजी को पता चल गया था अपनी आखिरी घड़ी का?